वो एक कमजोर बिल्कुल ही साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत उस दिन पूरी बदल गई जब दुनिया की सबसे ताकतवर एसएस रैंक की मैजिशियन ने उसे गोद लिया। उसके पास ना कोई जादू था और ना ही कोई अनुभव, सिर्फ एक चीज थी, उसकी डिटर्मिनेशन। उसके हाथ छिल जाते हैं, बदन टूट जाता है, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं डगमगाया। दिन महीने में बदले और महीने सालों में। वो लड़का जो कभी एक भी स्पेल नहीं कर सकता था, अब एक ऐसी ताकत बन चुका था जिससे पूरी दुनिया डरती थी। यहाँ तक कि उसकी मास्टर भी नहीं, कि उसके भीतर एक ऐसी डार्क मैजिक सोई है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। सब कुछ शुरू होता है एक उजड़े हुए शहर से, जहाँ एक औरत एक लड़के को देखती है जिसका नाम होता है लॉयड। वो लड़का किसी अनदेखी चीज को एकटक घूरे जा रहा था और ये अभी तक साफ नहीं होता कि वो देख क्या रहा था, लेकिन उस औरत को यकीन हो जाता है कि अगर ये लड़का उसकी टीम में शामिल हो गया तो वो डीमन लॉर्ड को भी हरा सकती है। वो अपनी सारे जज्बातों को दबाकर लॉयड को गले लगा लेती है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से खोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो उसे अपने घर पर ले जाती है और दिखाती है कि वो अपने हाथों से फायर को समन कर सकती है। लॉयड पहली बार कोई जादू अपनी आंखों से देख रहा था। उसे सब कुछ बिल्कुल अनरियल लग रहा था, लेकिन औरत उसे साफ कहती है कि जो मैंने किया ना वही तुम्हें करना है, वरना तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। लॉयड को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, ना कोई गाइड, लेकिन फिर भी वो दिन भर कोशिश करता है और शाम तक एक छोटी सी फायर बॉल बना लेता है। औरत उससे थोड़ा इम्प्रेस होती है, पर उसकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ऊपर थी। वो लिटरली लॉयड से जलते हुए कहती है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। अगले दिन वो उसे सिखाती है कि जमीन को खास तरीके से मारकर पानी को समन कैसे किया जाता है। लॉयड पहले ही कोशिश में कुछ पानी तो निकाल लेता है, लेकिन सिर्फ मिट्टी गीली कर पाता है। औरत फिर भी खुश नहीं होती और उसे सजा देते हुए पानी में भिगो देती है। इसके बाद वो उसे विंड मैजिक सिखाती है और धीरे धीरे लॉयड की ट्रेनिंग और भी कठिन होती जाती है। कुछ ही महीनों में लॉयड आइस मैजिक में माहिर हो चुका था, इतना कि वो अपनी मास्टर की हूबहू आइस स्टैचू बना लेता है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार अपनी मास्टर को इम्प्रेस कर दिया, लेकिन मास्टर अब भी संतुष्ट नहीं होती। वो उसे स्टैचू को एनिमेट कर देती है और लॉयड को पकड़ने का आदेश देती है। फिर उसका साइज बढ़ा देती है और एक झटके में उसे तोड़ भी देती है, ये दिखाने के लिए कि उनके बीच कितना बड़ा फर्क है। लॉयड ये सब देखकर और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया था। एक रात मास्टर कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी लेती है और बीमार पड़ जाती है। लॉयड बिना घबराए उसे हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है, जो देखकर ये मास्टर भी चौंक जाती है। वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन तुरंत फिर से उसे और भी कठिन मैजिक सीखने को भेज देती है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद मास्टर एक दिन एक रहस्यमयी ग्रीमोरे पढ़ रही होती है और चिंतित दिख रही थी। तभी लॉयड आता और किताब उसके हाथ से गिर जाती है। जैसे ही वो उसे छूता है कुछ ट्रिगर हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। मास्टर समझ जाती है कि लॉयड में चोजन वन बनने की पोटेंशियल है। शायद वो खुद भी एक चोजन वन नहीं रही, लेकिन ये बात साफ नहीं है और वो नहीं चाहती कि लॉयड उसकी तरह ओवर कॉन्फिडेंट बने। इसीलिए लॉयड जब सो रहा होता है तो वो उसके माथे पर एक किस करके उस पर एक स्पेल डाल देती है, जो शायद उसकी पावर को लिमिट करने के लिए था। अगली सुबह वो लॉयड को व्हाइट मेज के बारे में बताती है, जो हीलिंग और सपोर्टिव मैजिक के लिए जाने जाते हैं। लॉयड को एक टास्क दिया जाता है, एक एप्पल ट्री को ग्रो करके उसमें फल लगाना। लॉयड उसे बड़ा कर देता है, लेकिन मास्टर पूरा पेड़ सेबों से भर देती है। लेकिन मास्टर फिर भी उससे इम्प्रेस नहीं होती। रात को लॉयड एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है, एक ऐसी खोई हुई ताकत जिसे सदियों पहले एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, लेकिन मास्टर उसे मना कर देती है कि ऐसी बेकार चीजों में दिमाग वो ना लगाए। अब वो उसे और भी कॉम्प्लेक्स मैजिक सिखाती है, जैसे स्पेस मैजिक, जिसमें आइटम को समन या वैनिश किया जा सकता है। जब मास्टर को लगता है कि लॉयड अब अगली लेवल की परीक्षा के लिए तैयार है, तो वो उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांध देती है और एक खतरनाक जंगल में छोड़ देती है, और वो भी बस एक छोटा सा किचन नाइफ देकर। वहाँ भयानक मॉन्स्टर्स होते हैं और वो कहती है कि एक हफ्ते में जिंदा वापस लौटना, और लाइट की स्पीड से वहाँ से गायब हो जाती है। लॉयड डर के मारे कांपने लगा था। तभी एक बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। किसी तरह पेड़ पर चढ़कर वो अपने आप को बचाता है और अपनी स्पेस डिटेक्शन स्किल से मास्टर के घर की लोकेशन को ट्रैक करता है। रात को वो वाइल्ड फ्रूट को हीलिंग मैजिक से कुक करता और एक केव में छुप जाता है। वहीं वो एक मैजिक सर्कल पर काम करता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। वो अपनी स्पेल्स को क्रिएटिवली मॉडिफाई करता है ताकि एक्टिवेट होते ही उसकी स्पीड और ताकत दोनों बढ़ जाए। अगले दिन वो गलती से क्वीन स्पाइडर के नेस्ट में घुस जाता है और जैसे ही वो जाइंट मकड़ी उसके ऊपर हमला करती है, लॉयड अपने स्पेल को एक्टिवेट करके अपनी स्पीड को 10 गुना बढ़ा लेता है और एक ही दौड़ में मास्टर के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन इसकी वजह से वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है और वहीं दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। मास्टर उसे दरवाजे पर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि वेलकम होम।
समय बीतता है और अब लॉयड पहले से लंबा हो चुका है। उसे घर में ज्यादा फ्रीडम मिलती है। एक दिन स्टडी रूम साफ करते हुए उसे एक किताब मिलती है जिसमें सिटीज के बारे में लिखा होता है। उसे दिलचस्पी होती है क्योंकि उसने कभी भी कोई सिटी नहीं देखी थी। इस बीच मास्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स में व्यस्त रहती है और लॉयड को अपना पर्सनल अप्रेंटिस बना देती है। वो लगातार मैजिक सीखती रहती है, यहाँ तक कि कई कई दिन सो भी नहीं पाता वो। एक दिन मास्टर रोज की तरह रूफटॉप पर लॉयड से मिलने आती है, उसे फिर से कड़ी ट्रेनिंग में झोंकने के इरादे से। लेकिन इस बार लॉयड वहां पर होता ही नहीं। वो देखती है कि उसकी आखिरी किताब अभी खुली हुई है। दूसरी ओर लॉयड अब शहर में पहुंच चुका होता है और उसका ये पहली बार इतने क्राउडेड मार्केट प्लेस में आना होता है। वो इतने सारे लोगों को देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके आसपास इतनी बड़ी जिंदगी है। वो वहां पर बस एक्सप्लोर करने गया था, ना कि किसी मिशन पर। तभी एक फ्लायर उसके चेहरे से टकराता है और उसे लगता है कि ये बस हवा का झोंका था, लेकिन असल में ये किसी ने जानबूझकर उसके ऊपर फेंका था। वो फ्लायर उठाता है और पढ़ता है, जिसमें था कि एक एडवेंचरर टीम किसी नए मेंबर की तलाश में है। लॉयड के पास अभी कुछ करने को था नहीं, इसलिए वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहां उसकी असली कहानी शुरू होने वाली थी। जब लॉयड उस जगह पर पहुंचता है जहां फ्लायर में लिखा था, तो वो देखता है कि वहाँ एक एडवेंचरर पार्टी किसी भयानक मॉन्स्टर से जूझ रही है और वहाँ सबके चेहरे बहुत थके और घायल थे। टीम का लीडर एलन एक नामी हीरो था जो तुरंत अपने मेज को चिल्लाकर हीलिंग स्पेल कास्ट करने का ऑर्डर देता है। मेज कमजोर सी मुस्कान के साथ स्पेल एक्टिवेट करती है और पूरी टीम को थोड़ी राहत मिलती है। वो मॉन्स्टर अभी भी खतरा बना हुआ था। मेज एक और स्पेल डालती है, इस बार ब्लाइंडिंग स्पेल था, जिससे वो क्रिएचर कुछ पल के लिए जकड़ जाता है और एलेन इस मौके को छोड़ता नहीं। वो एक ऊंची छलांग लगाता है और अपनी तलवार घुमाता है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। चारों तरफ तालियां बजने लगती है। गांव वाले एलेन की तारीफ करते थकते नहीं। कोई कहता है कि वो वही है जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर एबॉट कैसल के साइक्लॉप्स को भी हराया था। लेकिन लॉयड इस पूरे तमाशे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। उसे सब कुछ बनावटी लग रही थी और वो चुपचाप वहां से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद एडवेंचरिंग पार्टी अपने लॉज में पहुंचती है। एलन अपने मिले हुए इनाम को टीम में बांटता और लॉयड को एक छोटा सा टोकन देता है। वो कहता है कि तुम डी रैंक के हो और ये तुम्हारे हिस्से का है। लॉयड बिना कोई सवाल किए वो टोकन ले लेता और वापस मुड़ने लगता है। बाकी एडवेंचरर आपस में कानाफूसी करते हैं कि ये लड़का इतना घमंडी क्यों है, किसी से अच्छे से बोलता तक नहीं। एलन बिना कोई भावनात्मक जुड़ाव दिखाए कहता है, व्हाइट मेजेज वैसे भी सिर्फ सजावट के लिए होते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो हम लड़ते हैं। लॉयड ये सब सुनता है लेकिन बिना किसी गुस्से के चुपचाप दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। उसी समय कहीं दूर उसकी मास्टर के घर पर एक विजिटर आता है, वही आदमी जिसने लॉयड को फ्लायर दिया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो अब हीरो की पार्टी में है। मास्टर ये सुनकर संतुष्ट होती है, जब तक वो घमंडी ना बन जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता वो करता क्या है। वो आदमी फिर गंभीर हो जाता और पूछता है कि क्या तुम अब भी उस पुराने हादसे को लेकर पछताती हो। मास्टर की आंखों में एक छाया सी उतरती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो त्रासदी फिर से ना दोहराई जाए। वो दोनों उस भयावह दिन को याद करते हैं जब उन्होंने डेमन लॉर्ड से लड़ाई की थी। सभी लोग मारे गए थे और तब सिबिल नाम के एक युवक ने भीड़ के बीच में एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके पूरे युद्ध भूमि को जीवन दान दिया था, और वो भी अपनी जान देकर। इस बीच एलन की पार्टी एक नई लड़ाई के लिए निकलती है। लड़ाई से पहले ही लोग तालियां बजाते हैं और वो कहते हैं कि ये पार्टी तो हर बार जीतती है। एलन बिना देर किए मॉन्स्टर को खत्म कर देता और अपनी टीम के साथ घर वापस लौटता है। सब उसके नाम के नारे लगाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी मेज सीना खुद से मैजिक बुक्स पढ़ने लगती है। एलन को काफी हैरानी होती है उसे पढ़ाई करते हुए देखकर। सीना कहती है कि हमारी डिफेंस कमजोर हो रही है, लेकिन एलन घमंड से कहता है कि मैं अब भी अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। सीना कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती है। उसी शाम नदी के किनारे तैनात सैनिकों पर एक विशाल गोलेम हमला करता है और सभी को वो कुचलकर मार डालता है। तो देश तुरंत एलन को संदेश भेजता है कि अभी गोलेम को खत्म करो। एलन मिशन को स्वीकार कर लेता और अपनी टीम को लेकर निकल पड़ता है। लॉयड अपने एडवांस स्पेस डिटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता और गोलेम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ गोलेम ही नहीं, एक और खतरनाक क्रिएचर भी वहां पर है। उसके हाथ में एक स्टाफ थी और उसकी रेड ग्लोइंग आंखों से साफ पता चलता है कि वो डीमन रेस से है। लॉयड तुरंत चेतावनी देता है कि वो स्टाफ इसकी पावर का सोर्स है, वो गोलेम को कंट्रोल कर रहा है। एलन सीरियसनेस को नजरअंदाज करते हुए लुलू को कमांड देता है कि तीर चलाओ। लुलू बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर वो मिया को लड़ाई के लिए इंस्ट्रक्ट करता और वो भी तैयार हो जाती है। एलन खुद ही गोलेम से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन लॉयड चीख कर कहता है, तुमने इसकी पावर एनालाइज भी नहीं की और ये तो खुद की मौत को दावत देना है। एलन पलटकर चिल्लाता है, मैं लीडर हूँ, ऑर्डर मेरा होता है।
लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े लॉयड उससे भी तेजी गति से दौड़कर उसे पीछे धकेल देता है और उसकी जान बचा लेता है। एलन गुस्से में लॉयड को धक्का देता और खुद गोलेम पर हमला करता है और हैरानी इस बात की होती है कि वो गोलेम तुरंत मर भी जाता है। इससे टीम को लगता है कि लॉयड की चेतावनी गलत थी, वो बस ओवर रिएक्ट कर रहा था। घर लौटते वक्त एलन सबके सामने कहता है कि लॉयड ने अब तक पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, सारी रिकवरी सीना ने की है, मुझे लगता है उसे टीम से निकाल देना चाहिए। लॉयड ये सुनकर कुछ देर चुप रहता है, फिर खुद ही पार्टी को छोड़ देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है बाकी मेंबर उसके जाने पर खुशी मनाते हैं। अगले दिन लॉयड अलग अलग पार्टीज में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया जाता था। अगले दिन लॉयड अब भी शहर की गलियों में अकेला भटक रहा होता है। एलन की बातें उसके जहन में गूंज रही होती है कि तू बस एक बेकार व्हाइट मेज है और तुम बस हमारी टीम के पीछे छुपे हुए रहते हो और तुम्हें हीलिंग तक नहीं आती, वो भी सीना तुमसे बेहतर करती है। वो सोचता है कि क्या वाकई में वो बेकार है, क्या एलन सही था उसके बारे में। उसने एलन से पूछा भी था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेकार हूँ? एलन ने बस कंधे उचका दिए और कहता है कि तुम खुद ही सोच लो और अब यहाँ से निकल लो। जब लॉयड पीछे मुड़कर जाने लगा तो सीना को छोड़कर बाकी सारी लड़कियां जोर से कहने लगी कि सही हुआ जो इस लूजर से हमें छुटकारा मिला। लॉयड अब शहर के बीचों बीच एक पुराने फव्वारे के पास आकर बैठता है। वहां लगी एक मूर्ति वो उसकी मास्टर की तरह दिख रही थी। उस पत्थर की शांत आंखों को देखकर लॉयड की आंखों में एक बेचैन सी नमी तैरने लगती है। उसे उसकी मास्टर की सख्त लेकिन ईमानदार ट्रेनिंग याद आती है। शायद वही इकलौती थी जिसने उसे कभी सच्चे दिल से स्वीकार किया था। वहीं शहर से दूर एक और कहानी चल रही होती है। एक ए रैंक मिशन पर निकली एलीट एडवेंचर पार्टी बैंडिट टेरिटरी पर हमला करने जा रही होती है, लेकिन टीम की मेज क्रम्ब आज कुछ खोई हुई थी। उसकी आंखों में जोश नहीं बस खालीपन था। वहीं टीम की लीडर यूवी सबको सिग्नल देती है और जैसे ही बैंडिट्स को भनक लगती है सिलिका चैंट शुरू कर देती है। उसकी आवाज तेज थी लेकिन थकी हुई लग रही थी। एक बैंडिट फुसफुसाता है कि जैसे ही ये चैंट पूरी करे हमला कर देना। बैंडिट्स आगे बढ़ते हैं लेकिन उनके हमले से पहले ही क्रॉस टीम का आर्चर एक तीर छोड़ता है जो हवा को चीरते हुए 5 दुश्मनों को एक साथ मार गिराता है। डैजर्स टीम का टैंक यूवी के हर कदम की रक्षा कर रहा था। क्रम जैसे तैसे एक स्पेल बोलती है जो डैजर्स की ताकत बढ़ा देता है। उसके बाद डैगर पूरे दल को धूल चढ़ा देता है। बैंडिट्स का बॉस डरकर भागने की कोशिश करता है लेकिन यूवी उसे ढूंढ लेती है और उसकी तलवार की नोक बॉस के गले पर होती है। वो कांपते हुए पूछता है कि कौन हो तुम लोग। तभी उसकी नजर यूवी के गले में पेंडेंट पर पड़ती है जो कि एक चमचमाता गोल्ड इंसिग्निया था। वो समझ जाता है कि ये एस रैंक का है और फिर उसे एहसास होता है कि ये तो पूरी टीम ही एस रैंक एडवेंचरर्स की है, जिसे एलीट लीजेंडरी भी कह सकते हैं। घबराकर वो अपना आखिरी पत्ता खेलता है। अपने स्टाफ से एक गहरी समनिंग चैंट बड़बड़ाता है जिसकी वजह से जमीन फट जाती है। एक विशाल गोलेम उठ खड़ा होता है और वो पत्थर, धातु और जादू से बना था। वो राक्षस हर एक स्पेल को नलीफाई कर देता है। क्रम और सिलिका पीछे हट जाती है और क्रॉस को भी समझ आ जाता है कि तीर बेअसर होंगे। अब बस यूवी और डैगर्स ही बचे होते हैं। यूवी आगे बढ़ती है पूरे आत्मविश्वास से भरपूर और गोलेम पर पूरा जोर लगाकर वो वार करती है, लेकिन तलवार बस छिलके जितना असर कर पाती है। यूवी पीछे मुड़कर चिल्लाती है कि क्रम स्ट्रेंथ बूस्ट करो, लेकिन क्रम यहाँ पर एक मूर्ति बन चुका होता है। उसकी आंखों में सिर्फ भ्रम होती है। यूवी को और तेज चिल्लाना पड़ता है। वो कहती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिरकार किसी तरह क्रम जागती है और सेकी हैंड से स्पेल को कास्ट करती है। यूवी की ताकत 5 गुना बढ़ जाती है और वो चिल्लाकर एक ही वार में गोलेम को बीच से चीर देती है और यहाँ पर लड़ाई खत्म होती है। क्रम सिर झुकाए खड़ी होती है तो यूवी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ था। क्रम टूटे हुए स्वर में जवाब देती है कि मैं अब इस टीम के लायक नहीं हूँ। वो कहती है कि क्या ये सिल्विया की वजह से है। क्रम जवाब देने ही वाली थी कि सीन फिर से लॉयड की तरफ शिफ्ट होता है। ये तीसरा दिन था और अब तक कोई भी टीम उसे स्वीकार नहीं कर पाई थी। तभी गिल्ड हॉल में एक तेज आवाज गूंजती है कि मुझे एक व्हाइट मेज चाहिए और वो भी तुरंत अभी के अभी। क्रम अब शायद टीम से बाहर है और यूवी को तुरंत ही कोई चाहिए। लॉयड बिना देरी किए पास आता है और वो कहता है कि मैं एक व्हाइट मेज हूँ। यूवी उसकी ओर देखती और ना कोई फॉर्मेलिटीज और ना कोई रैंक पूछना, बस उसका हाथ पकड़ती और कहती है कि ग्रेट, तुम हमारे साथ चल रहे हो। लॉयड कुछ कह भी नहीं पाता कि वो उसे गिल्ड से बाहर खींच लेती है। टीम के बेस पर पहुंचकर यूवी लॉयड को सबके सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि ये है हमारा नया मेंबर। ये देखकर क्रॉस सिर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने फिर से बिना कुछ बताए किसी को पकड़ लाया। डैगर हंसता है और कहता है कि यही तो क्लासिक यूवी की पहचान है। यूवी मुस्कुराते हुए कहती है कि हमें तुरंत एक मिशन के लिए निकलना है और क्योंकि क्रम अब नहीं है इसीलिए हमें एक मेज चाहिए था और यही मिला। लॉयड उस एलीट टीम में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था और वो कहता है कि मैं बस हीलिंग जानता हूँ। यूवी सीधा सवाल करती है कि कोई भी मैजिक दिखाओ। लॉयड हिचकिचाता है लेकिन फिर आंखें बंद करता है और अपना स्टाफ समन करता है और वो भी बिना किसी चैंट के। सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है।
इसके बाद लॉयड अपनी हथेली हवा में उठाता है और बिना किसी स्पेल के पूरी टीम की फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस कर देता है। पहले तो किसी को कुछ महसूस नहीं होता। यूवी एक पेड़ की ओर जाती है और हल्का सा वार करती है और वो पूरा पेड़ 2 हिस्सों में गिर जाता है। लॉयड धीरे से कहता है कि मैंने 5 लेयर्स डाली है, क्योंकि अगर सिर्फ एक स्पेल लगाता तो कमजोर होता। क्रॉस धीमे से कहता है कि क्रम तो इसके आसपास भी नहीं थी। लॉयड यहाँ पर फिर भी खुद को ही दोष दे रहा था और शायद मैं अब भी मीडियोकर ही हूँ। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी असली ताकत क्या है, क्योंकि इतनी बार अपमानित होने के बाद वो खुद को बहुत छोटा समझने लगा था और लॉयड की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल जमीन पर पड़ी थी इस वक्त। लॉयड सोचता है कि उसने उन्हें इम्प्रेस नहीं किया और कहता है कि वो उनकी टीम के लिए एक बेकार एडिशन नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। शुरू में सब इतने ज्यादा स्टंड होते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते। यूवी जल्दी खुद को संभालती है और जितना जोर से चिल्ला सकती है उतनी जोर से चिल्लाती है कि वापस आ जाओ। लॉयड रुककर कम से कम ये जानने के लिए वापस आता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो कहाँ से आया है और कैसे हीरो की टीम ने उसे बेकार समझकर निकाल दिया। यूवी हैरान होती है ये जानकर कि वो कभी हीरो की टीम का हिस्सा था, लेकिन लॉयड कहता है कि उन्हें चौंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं है। सच में उस लड़के की सेल्फ एस्टीम तो जैसे नर्क में पहुंच चुकी थी। वो उन्हें सलाह देता है कि वो अपनी पुरानी व्हाइट मेज को वापस ले आएं, क्योंकि वही उनके लिए बेहतर रहेगा। वो उसे क्रम के बारे में बताते हैं। वो बहुत अच्छी थी और उनकी टीम में थी, लेकिन उसकी एक बहन है सिल्विए, जो कि बीमार है। पहले क्रम एडवेंचरर का काम करती थी और साथ ही अपनी बहन की देखभाल भी करती थी, लेकिन हाल ही में वो और भी ज्यादा थकने लगी है और इसका असर उसके काम पर भी दिखने लगा था। अपनी आखिरी लड़ाई में वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी कि पूरी टीम को खतरे में डाल दिया था। हालांकि टीम के सभी लोग चाहते थे कि वो टीम में बनी रहे, लेकिन क्रम खुद उनकी चिंता में इतना घुल गई कि उसने रिजाइन करने का फैसला कर लिया। आमतौर पर वो लोग व्हाइट मेज के बिना भी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन जब उन्हें ए रैंक क्वेस्ट लेनी होती है तब उनके लिए व्हाइट मेज जरूरी हो जाता है, वरना वो जिंदा नहीं बच सकते। क्रम टीम के लिए सिर्फ एक जरूरी सदस्य ही नहीं थी, बल्कि एक अच्छी दोस्त भी थी। यूवी कहती है कि वो क्रम को लेकर बहुत चिंतित है और बाकी मेंबर्स भी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। लॉयड ये देख सकता था कि वो सच में परेशान है और सोचता है कि शायद वो लोग क्रम को टीममेट से ज्यादा एक दोस्त मानते हैं। जब वो हाँ कहते हैं तो लॉयड सोचता है कि क्रम कितनी लकी है कि उसके पास इतने अच्छे टीममेट्स हैं, बिल्कुल उसके पुराने साथियों के उल्टा। लॉयड सिल्विया की बीमारी के बारे में पूछता है और उन्हें पता चलता है कि सिल्विया धीरे धीरे एक मैजिक स्टोन में बदल रही है। उसे वो दिन याद आता है जब वो अपनी मास्टर के साथ मैजिक स्टोन पर किताब पढ़ रहा था और उसने पूछा था कि क्या ये स्थिति रिवर्सिबल है, और उसकी मास्टर ने हाँ कहा था। अब उसे लगता है कि वो सिल्विया की मदद कर सकता है, इसीलिए वो यूवी से कहता है कि उसे क्रम के घर पर ले चले। वो क्रम के घर पर पहुंचते हैं और क्रम दरवाजा खोलती है। वो बैठकर बातें करते हैं और लॉयड उससे बीमारी के बारे में पूछता है। क्रम बताती है कि वो और उसकी बहनें दोनों एडवेंचरर थे। एक दिन वो एक मिशन पर गए जहां सिल्विया बहुत जख्मी हो गई। क्रम को नहीं पता कि सिल्विया के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त वहां पर नहीं थी। जब वो आई तो सिल्विया पहले से घायल थी। लॉयड बीमारी के संकेत के बारे में पूछता है और क्रम उन्हें सिल्विया के कमरे में ले जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है लॉयड को उस कमरे से जबरदस्त मैजिक पावर का एहसास होता है। क्रम पास जाकर चादर हटाती है और दिखाती है कि सिल्विया के पैर और हाथ पत्थर के बन चुके हैं। वो बताती है कि धीरे धीरे सिल्विया पूरी तरह से पत्थर में बदल जाएगी। लॉयड कहता है कि उसे लगता है वो सिल्विया को हील कर सकता है, लेकिन क्रम उस पर विश्वास नहीं करती। वो बताती है कि उसने कई सारे एडवांस्ड मेजेस से संपर्क किया था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। इसीलिए वो मानती है कि कोई ऑर्डिनरी व्हाइट मेज कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि लॉयड पूछता है कि क्या इंजरी एक केव में हुई थी, तो क्रम चौंक कर हाँ कहती है। लॉयड इंजरी के ओरिजिन को चेक करता और कंफर्म करता है कि सिल्विया के शरीर में जो मैजिक पावर फैल रही है वो मैजिक स्टोन के सिम्टम्स की वजह से है। क्रम को अभी भी उस पर शक हो रहा था, लेकिन लॉयड कहता है कि उसकी मास्टर ने कहा था ये ठीक किया जा सकता है। यूवी भी क्रम को लॉयड पर विश्वास करने की सलाह देती है, तो क्रम उसे ट्राई करने देती है। लॉयड आगे बढ़ता और अपना स्टाफ निकालता है। वो एक पावरफुल मैजिक कास्ट करता है जिससे वो खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करता है। वो बताता है कि उसने एक ऐसा मैजिक किया है जो सिल्विया के शरीर में फैली हुई मैजिक पावर को रिवर्स करेगा। असल समस्या वही ओवरफ्लोइंग पावर की थी। अगर वो उसे कम कर सके तो हीलिंग मुमकिन है। इसके बाद वो एक हीलिंग स्पेल को कास्ट करता है। क्रम उसे आश्चर्य से देखती है और कहती है कि ये हीलिंग पावर आम नहीं है। लॉयड मानता है कि ये थोड़ा अलग है और ये बहुत ज्यादा मैजिक पावर कंज्यूम करता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी हीलिंग स्पेल है और स्पेल अपना जारी रखता है। यूवी क्रम से पूछती है कि उसे ये पावर कैसी लगी, और क्रम ये मानने पर मजबूर हो जाती है कि ये मैजिक बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। और ये बात तो और भी हैरानी वाली थी कि लॉयड एक साथ 2 अलग अलग स्पेल को कास्ट कर रहा था और फिर भी उसमें इतनी पावर और मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो दोनों को सस्टेन कर सके। यूवी क्रम का ध्यान इस ओर दिलाती है कि सिल्विया का शरीर वापस नॉर्मल हो रहा है। क्रम दौड़कर अपनी बहन का हाथ पकड़ती है, क्योंकि सिल्विया अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी।
सब लोग हैरान और बहुत खुश भी लग रहे थे। क्रम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी, लेकिन बताती है कि वो अब टीम में वापस नहीं लौट पाएगी क्योंकि सिल्विया के रिकवर होते ही वो दोनों साथ में एडवेंचर पर निकलेंगे। वो बाद में सभी को ट्रीट देने का वादा करती है और लॉयड से कहती है कि अब वो निश्चिंत है कि टीम लॉयड के साथ सेफ है। लेकिन लॉयड जवाब देता है कि वो अभी टीम का हिस्सा नहीं है और क्रम ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो अब भी खुद पर शक कर रहा है। पार्टी डिनर के लिए बाहर जाती है और यूवी बाकियों को बताती है कि लॉयड ने क्या क्रेजी काम किया है और कैसे उसने सिल्विया को जादुई तरीके से रिकवर कर दिया। भले ही वो लॉयड की काफी तारीफ करती रहे, लॉयड अब भी यही सोचता है कि वो काफी नहीं है, जिससे यूवी उसे कहती है कि मोडेस्टी को वो छोड़ दे। वो कहती है कि लॉयड ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लॉयड अब भी मानता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो टीम से माफी मांगता है कि क्रम को वापस नहीं ला सका, लेकिन ये फिलहाल उनकी चिंता नहीं थी। वो पहले सेलिब्रेशन करना चाहते थे, उसके बाद आगे की सोचेंगे। वो सभी अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे और लॉयड सोचता है कि हीरो की टीम ने उसके साथ कैसे फील कराया था और अब उसे कैसा महसूस हो रहा है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो उनकी टीम में शामिल हो सकता है। सभी लोग ये सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि पहले उसने मना कर दिया था। वो बताते हैं कि वो सभी भी उसके साथ काम करना चाहते हैं और लॉयड अब ऑफिशियल रूप से उस टीम का हिस्सा बन चुका था। और आगे कहानी में क्या होगा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आगे हमें ये कहानी लानी चाहिए या नहीं।